अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मारिया शरीफ है। माय टॉपिक ऑफ असाइनमेंट इज़ थ्योरीज ऑफ मैग्नेटिज्म। थ्योरीज ऑफ मैग्नेटिज्म को डिस्कस करने से पहले अगर हम बात करें कि एक मैग्नेट क्या चीज़ है। मैग्नेट वो चीज़ होती है जिसके कोई ऐसा सब्सटेंस होता है, कोई ऐसा मैटर होता है जिसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल प्रेजेंट होते हैं। मैग्नेटिज्म की थ्योरी को पढ़ने से पहले हम एम्पेयर्स के व्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एम्पेयर के व्यूज़ क्या थे? एम्पेयर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने देखा था कि एक करंट कैरिंग कॉइल और एक लॉन्ग बार मैग्नेट। करंट कैरिंग कॉइल ऐसी कॉइल थी जिसके अंदर करंट पास कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। एक लॉन्ग बार मैग्नेट के अंदर नॉर्थ टू साउथ पोल की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। उसने देखा करंट कैरिंग कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो सेम है एज लॉन्ग बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। इसके पीछे क्या रीज़न थी कि इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो आपस में सेम हैं। उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, एक करंट कैरिंग लूप में और एक लॉन्ग बार मैग्नेट में। करंट कैरिंग लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी वो सेम थी जैसी शॉर्ट बार मैग्नेट के अंदर प्रोड्यूस हो रही थी। तो एम्पेयर के मुताबिक उसने सोचा कि मैग्नेट के अंदर भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह बनती है। जो करंट है, करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग कॉइल, जब करंट पास करेगा, करंट क्या चीज़ है? मोशन ऑफ चार्जेस, यानी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोशन ऑफ चार्जेस ही करंट होता है ना। तो अगर करंट कैरिंग लूप के अंदर चार्जेस की मोशन की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो मैग्नेट के अंदर भी ज़रूर कोई इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होगी या एटम के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की वजह बनती है। उसका रिज़ल्ट यही निकला था। उसने कहा कि लॉन्ग बार मैग्नेट के अंदर या शॉर्ट बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो चार्जेस की मोशन की वजह से होती है। लेकिन एम्पेयर के व्यूज़ को तब ज़्यादा अच्छा कंसीडर नहीं किया गया था उस टाइम में, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नॉट नाउन। एटम का स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम था, जिसकी वजह से ये जान नहीं पाए कि आया एम्पेयर का व्यू ठीक था या गलत था। अगर हम आज की कंसिड्रेशन में देखें, हमें आज इंटरनल स्ट्रक्चर एटम का मुकम्मल मालूम है। हमें पता है कि उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं। वो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की वजह बनते हैं या इलेक्ट्रॉन्स की मोशन वजह बनती है इस चीज़ की। मॉडर्न व्यूज़ जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से, क्योंकि आज हमें एटम का स्ट्रक्चर पता है कि वो क्या है। अगर हम बात करें कि मैग्नेटिज्म एटम के अंदर किसकी वजह से होती है, न्यूक्लियस की वजह से होती है या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, तो मैग्नेटिज्म बाद में इसको मज़ीद स्टडी किया गया तो दो थ्योरीज दी गई। एक वेबर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म थी, दूसरी मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म थी। फर्स्ट वी विल डिस्कस वेबर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। वेबर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म को देखने के लिए हमारे पास 4 पॉइंट्स को जानना पहले ज़रूरी है कि अनमैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज्ड, सैचुरेटेड मैग्नेटाइज्ड और हीटिंग ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड स्पेसिमन क्या चीज़ें होती हैं। वेबर थ्योरी बेस करती है मॉलिक्यूल्स पर। जो एटम के अंदर मॉलिक्यूल्स या मैग्नेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं
मोलिक्यूलर थ्योरी या वेबर थ्योरी उस पर डिपेंड करती है। ये हमारी कंडीशंस हैं कि इन एन अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस मोलिकुलर मैग्नेट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। रैंडमली ओरिएंटेड से मुराद है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं हैं। कुछ फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, कुछ रिवर्स यानी कुछ अपवर्ड मूव कर रहे हैं, कुछ डाउनवर्ड, यानी सब की ओरिएंटेशन या आप डोमेन कह लें वो क्या है, रैंडम है। तो वो सब्सटेंस जिसके अंदर रैंडमली ओरिएंटेड डोमेन्स होंगी वो अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस होता है। फिर मॉलिक्यूल मैग्नेट के अगर जो लाइंड अप होंगे या टर्न्ड अलाइन होंगे तो वो होगी कंडीशन मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, व्हेन द सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड द मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स आर रीअलाइंड सो दैट north pole of the all molecular magnets point in one direction and south pole of all the molecular magnets point in the opposite direction. नेक्स्ट है सैचुरेटेड कंडीशन कौन सी होती है, जब जब मोलिकुलर मैग्नेट फुली अलाइंड होता है, यानी एक ऑलरेडी मैग्नेटाइज्ड जो सब्सटेंस होगा जब हम उसके ऊपर एक मैग्नेटिक या मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो परफेक्टली अलाइन हो जाते हैं। परफेक्टली अलाइन जब होंगे तो वो कंडीशन सैचुरेटेड कंडीशन कहलाती है। इसकी एग्जांपल अगर लें तो फेरो मैग्नेट जो होता है वो हमारे पास एक सैचुरेटेड मैग्नेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग हीटिंग द मैग्नेटाइज्ड स्पेसिमन मोलिकुलर मैग्नेट्स एक्वायर सम काइनेटिक एनर्जी। जब हम किसी भी चीज़ को हीट देते हैं तो हमें पता है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो मैग्नेटाइज्ड अगेन कन्वर्ट हो जाता है अनमैग्नेटाइज्ड में। मॉलिक्यूल्स के जो पोल्स होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं और मॉलिक्यूल वो जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉस्ट कर देता है। तो ये थी हमारी वेबर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। डोमेन थ्योरी को पढ़ने से पहले हम ये चीज़ देख लें कि डोमेन थ्योरी, जैसे हमने बात की कि वेबर थ्योरी मैग्नेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उस पर डिपेंड करती है, तो फिर डोमेन थ्योरी किस पर डिपेंड करती है? डोमेन थ्योरी बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन स्पिन प्रिंसिपल। इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी जो बात करेंगे वो है कि मैग्नेटिज्म एटम के अंदर न्यूक्लियस की वजह से प्रोड्यूस होती है या इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो जब हम देखते हैं ऑर्बिटल मोशन, अच्छा जब हम मैग्नेटिज्म सबसे पहले देख लेते हैं कि मैग्नेटिज्म आया न्यूक्लियस की वजह से तो नहीं होती। अगर न्यूक्लियस की वजह से होती है तो फिर वहाँ पर हम दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। वो दो पॉइंट्स ये हैं कि हम ऑर्बिटल मोशन न्यूक्लियस की देखेंगे और स्पिन मोशन देखेंगे। ऑर्बिटल मोशन जो न्यूक्लियस की है, अगर बात की जाए इन सॉलिड्स, तो एटम्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। एटम्स आर टाइटली पैक्ड एंड न्यूक्लियस हैव द ऑर्बिटल मोशन, सो देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड। न्यूक्लियस किसी सूरत ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकता क्योंकि उसके एटम्स जो हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं। ठीक, तो इसकी वजह से तो कोई मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं हो रही एटम के अंदर। फिर हम देखते हैं कि स्पिन मोशन अगर न्यूक्लियस की देखें, जो है ना ऑर्बिटल मोशन न्यूक्लियस की, वो ये चीज़ होती है कि लाइक सन आप लें सेंटर पॉइंट, ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द अगर कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही है, लाइक प्लेनर्स जो हैं हमारे सोलर सिस्टम में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं, यानी फिक्स्ड ऑर्बिट में कोई चीज़ मूव कर रही है। तो न्यूक्लियस तो कहीं इस तरह की ऑर्बिटल मोशन नहीं देता। तो फिर बात आती है स्पिन मोशन
कि आया न्यूक्लियस अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जैसे लट्टू अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता है ना, ठीक है, स्पिन मोशन करता है, जस्ट लाइक न्यूक्लियस एटम के अंदर आया स्पिन करता है या नहीं करता। मैग्नेटिक जो न्यूक्लियस है उसकी स्पिन मोशन होती है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड इसके नतीजे में प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही वीक होती है, क्योंकि वो बहुत ही स्लाइटली मूव कर रहा होता है न्यूक्लियस। वो वीक होने की वजह से हम क्या करते हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि न्यूक्लियस की वजह से किसी किस्म की जो है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं हो रही। फिर एटम के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रही है। फिर हम देखते हैं कि मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, कि आया एटम के अंदर अगर न्यूक्लियस मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रही है। वो है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले हम देखेंगे ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोहर के अकॉर्डिंग, बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक हमें ये चीज़ पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारी इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स हैं फिक्स्ड, और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिर दूसरी चीज़ हम देखेंगे स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सोलर सिस्टम में अगर हम एग्जांपल लें, न्यूक्लियस जो हमारा होगा एटम का वो सन है, और जितने हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, वो इलेक्ट्रॉन्स हम एग्जांपल करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जैसे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, इस तरह प्लैनेट्स जो हैं वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। फिर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आया अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के करके कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। यस, spin motion of electron is responsible for the production of magnetic field in an atom, in the magnet, in the matter, or any that like substances. इसका क्या रिजल्ट निकला, मैग्नेटिज्म ड्यू टू द स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड। फिर हम कहते हैं कि किसी भी मैग्नेट के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो यही चीज़ हमारी डोमेन थ्योरी एक्सप्लेन करेगी। अ मॉडर्न theory of magnetism is based on the electron spin principle. From the study of atomic structure, it is known that all matter is composed of the waste quantities of the atom, each atom containing one or more orbital electrons. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर इन वेरियस शेल और सब शेल में रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटिंग है अराउंड द न्यूक्लियस, वो हम सोलर सिस्टम की तरह एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इस स्लाइड में सोलर सिस्टम की एग्जांपल दी गई है। तो इट इज़ बेस्ड, it has been experimentally proven that an electron has a magnetic field. इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, लेकिन पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब डोमेन थ्योरी आई तो यहाँ से हमें यह भी पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो सकती है। The effectiveness of the magnetic field of an atom is determined by the number of electrons spinning in each direction. किस डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं, वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है कि वहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है।
अगर किसी एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो स्पिन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे हमने दूसरी थ्योरी में पढ़ा था कि अनमैग्नेटाइज्ड कंडीशन कौन सी होगी, मैग्नेटाइज्ड कंडीशन कौन सी होगी, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि अनमैग्नेटाइज्ड कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसके अंदर ऑपोजिट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन हो। लाइक फॉर एग्जांपल, या किसी भी एटम का आप एटॉमिक नंबर ले लें, जस्ट लाइक आयरन का 26 एटॉमिक नंबर है, तो इसके अंदर 26 प्रोटॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर हैं, और 26 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यानी 13 इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और 13 इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल करके उस सब्सटेंस को अनमैग्नेटाइज्ड कर देंगे। वहाँ पर किसी किस्म की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। फिर हम देखते हैं कि मैग्नेटाइज्ड कंडीशन कौन सी होती है। अगर तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी 26 के 26 ही क्लॉकवाइज मूव करें या 26 के 26 ही एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमारी एक्सप्लेन की गई है डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म में। तो ये था मेरा टॉपिक थ्योरीज ऑफ मैग्नेटिज्म, जो कि एक था पास्ट व्यू और एक मॉडर्न व्यू। तो उसके मुताबिक अपनी कोशिश की है कि इसको एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप कि मैंने टॉपिक क्लियर कर दिया है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।